lot of disturbance in my background. जैनम कितना हो गया पुराना लेक्चर्स? मैं पूछा कितना हुआ तो बोलता बाकी है। कहाँ तक हुआ वो बता। राइट नोट्स ऑन कॉन्सेप्ट। तेरा रोड मैप हुआ है मतलब तूने कुछ किया ही नहीं है, तू आराम कर रहा है। अरे आराम नहीं करने का, रोज का रोज जो डेज पे लेक्चर्स नहीं है वो डेज पे लेक्चर्स देखना होता है। वो डेज पे लेक्चर्स देख के कंप्लीट करने का। बड़ा सब्जेक्ट है। जितना ज्यादा करेगा उतना, जितना जल्दी करेगा उतना फायदा होगा। नोट्स ऑन कॉन्सेप्ट। देखो नंबर वन, ये एलोकेबल गुडविल का नोट्स दे रहा हूं जो अपने ब्रेक के पहले हम लोग कर रहे थे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल इज एलोकेटेड। First of all, goodwill is allocated. Goodwill is allocated to respective CGU. First of all, goodwill is allocated to respective CGU on some reasonable basis. First of all, goodwill is allocated to some to allocated to respective CGUs on some reasonable basis. Number two, calculate recoverable amount. Calculate recoverable amount for each CGU separately. Calculate recoverable amount for each CGU separately. नंबर थ्री, सबसे पहले गुडविल को एलोकेट कर दिया हम लोग ने, याद है 40-60 के रेशियो में किया था। फिर रिकवरेबल अमाउंट हमने ईच सीजीओ की सेपरेटली कैलकुलेट की, और फिर उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस। कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस फॉर ईच सीजीओ। लेकिन वो इंपेयरमेंट लॉस इंक्लूडिंग गुडविल होता है, क्योंकि हम गुडविल एलोकेट कर चुके हैं।
Calculate impairment loss for each CGU. Adjust impairment loss to goodwill first. Adjust impairment loss. Adjust impairment loss against. Adjust impairment loss against goodwill first. Adjust impairment loss against goodwill first. But to the extent of respective share in goodwill. रेस्पेक्टिव शेयर इन गुडविल का मतलब है ए अपना ही गुडविल का इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेगा और बी अपना, एक दूसरे का नहीं। पहले कैसे होता था, टोटल लॉस पूरा गुडविल को अनएलोकेबल के केस में पूरा गुडविल हम लोग इम्पेयरमेंट का लॉस बुक कर लेते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो टू द एक्सटेंट ऑफ रेस्पेक्टिव शेयर इन गुडविल, impairment loss impairment loss of one CGU, impairment loss of one CGU cannot be adjusted. Impairment loss of one CGU cannot be adjusted against impairment loss of one CGU। एक मिनट रुकना खाली। बच्चों एक मिनट रुकना खाली, एक मिनट।
यस सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस। लिखो, इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ वन सीजीयू कैन नॉट बी adjusted अगेंस्ट गुडविल ऑफ अदर सीजीयू। अगेंस्ट गुडविल ऑफ अदर सीजीयू। ये लो, मैंने एलोकेबल का नोट्स लिखा दिया। एलोकेबल का नोट्स लिखा दिया मैंने। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। पहले क्वेश्चन 16 सॉल्व करेंगे, बाद में 15 पे आएंगे। XYZ Limited is a cash generating unit, plant A, on 1st April 2000 X1, having a carrying amount of 1000 crores. So plant A की carrying amount है 1000 crores, और ये कौन से डेट को है? 1st April 2000 X1 को है। Plant A was acquired under a business combination and goodwill of 200 crores was allocated to it. एक ही प्लांट है तो एलोकेबल अनएलोकेबल का केस ही नहीं बनता है, इसी को एलोकेबल होगा। And it is depreciated on straight line basis and have a life of 10 years with no residual value. So अगर 1000 crores का है, 10 years की लाइफ है, so हर साल 100 crores डेप्रिशिएट होगा। परचेज किया था 1st April 2000 X1 को, ऑन 31st March X2 एंड ऑफ द ईयर 100 crores का डेप्रिसिएशन माइनस होके इसकी कैरिंग अमाउंट हो गई 900 crores, और प्लस 200 का गुडविल भी एलोकेटेड है। तो कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग गुडविल 1100 crores। On 31st March, plant A had a recoverable amount of 600 crores। ये लो हो गया ना इम्पेयरमेंट लॉस। रिकवरेबल अमाउंट अगर 600 crores है तो देयर इज एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 400 नहीं, इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 500 crores। और ये 500 crores में से पहले हम लोग ये जो इम्पेयरमेंट लॉस आया है ना, इसमें पहले हम लोग गुडविल उड़ाएंगे। पहले 200 का गुडविल हटा देंगे और फिर 300 अदर एसेट्स के लिए। एकदम सिंपल। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस एंड इट्स एलोकेशन एज पर इंडिया स्टैटिस्टिक्स। सो मैंने तो शॉर्ट वर्किंग में तो इधर ही बता दिया, अभी प्रॉपर स्टेटमेंट बना के कर देते हैं। लिखो, राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग क्वेश्चन नंबर 16। स्टेटमेंट शोइंग इम्पेयरमेंट लॉस। Statement showing impairment loss as on 31st March X2, rupees in crores, rupees in crores, carrying amount as on 31st, carrying amount as on 31st March X2, 1000 crores में से 100 crores का डेप्रीसिएशन माइनस करके 900 crores, साथ में 200 का गुडविल ऐड करेंगे, गुडविल ऑफ 200 crores, and this is carrying amount including goodwill. Carrying amount
कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग गुडविल लेस रिकवरेबल अमाउंट. रिकवरेबल अमाउंट कितना दे के रखा था? 600 crore. रिकवरेबल अमाउंट recoverable amount 600 crores. So there is a impairment loss. ₹500 का impairment loss है. इसमें पहले गुडविल का impairment, less impairment of goodwill, less impairment of goodwill, $200, and impairment of other assets. Impairment of other assets. Balance 300, impairment of other assets. इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 and revised carrying amount. Revised carrying amount 1 minus 2, 900 minus 300. Revised carrying amount is 600. So it was a simple question we have done. Question number 16 was a simple question. Now we'll go for question number 15. Question number 15. Question number 15 थोड़ा सा detailed question है. Hello, this is done. Now come to question number 15. All of you check question number 15. जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना, प्लीज वो सब रिवीजन करते रहना चाहिए. You have to keep revising all those accounting standards. और रिवीजन किस तरीके से होना चाहिए मैं बता देता हूँ. जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, उनका रिवीजन कैसा होना चाहिए? उनका रिवीजन डेली बेसिस पे है ना, वो रीडिंग प्रोसेस चालू रहना चाहिए. और एक बार रीडिंग हो गया ना, डेली बेसिस पे अगर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रीडिंग कर लेते हो ना, तो अभी तक जितने 5 से 6 टॉपिक्स हुए हैं, ये टॉपिक के पहले, वो टॉपिक का रिवीजन होते जाएगा. और जैसे 5-6 टॉपिक्स जो भी हमने किए हैं वो कंप्लीट हो जाता है, फिर 1 2 3 4 चालू कर देने का. और बाद में ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाता है तो इसको भी ले लेने का. सो डेली तुम्हारा रीडिंग प्रोसेस होना चाहिए. जस्ट गो थ्रू द नोट्स, क्वेश्चंस, केस स्टडीज जो दिया हुआ है, खाली सॉल्यूशंस देखते जाओ. डेली बेसिस पे प्रॉपर रीडिंग करते जाओगे ना, तो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड माइंड में फिक्स रहेगा, तुमको याद रहेगा सब कुछ. नहीं तो क्या है ना, सिलेबस इतना बड़ा है ना, लास्ट में जब कंप्लीट होता है ना, मेन प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती है. क्योंकि पूरा जब तक नहीं होता है, चल रहा है तब तक तो ठीक है, उसके बाद तकलीफ आनी चालू होती है, क्योंकि याद ही नहीं रहता फिर अपने को कुछ. Now look at this question number 15. Reversal of impairment loss का प्रॉब्लम है. On 1st April 2000 X1 Venus Limited acquired 100% of Saturn Limited for rupees 4 lakhs. 1st April 2000 X1 को 100% Saturn Limited acquire कर लिया Venus Limited ने 4 lakhs में. फिर उसके आगे what else is given? The fair value of net identifiable assets of Saturn Limited is 3,20,000.
3,20,000 एसेट्स की वैल्यू है एंड साथ में गुडविल है 80,000 का। तो देखो 4 लाख का ब्रेकअप दिया हुआ है। 3,20,000 तो नेट एसेट्स का और 80,000 गुडविल का। सैटर्न लिमिटेड इज इन कोल माइनिंग बिजनेस ऑन 31 मार्च 2000 X3। एक मिनट, ये बिजनेस एक्वायर कभी किया था? 1 अप्रैल X1 को। इसका मतलब है X1 X2 इज द फर्स्ट ईयर एंड X2 X3 सेकेंड ईयर के एंडिंग की बात हो रही है। ये जो 31 मार्च X3 है ना, ये सेकेंड ईयर के एंडिंग की बात हो रही है। ऑन 31 मार्च X3 गवर्नमेंट हैज कैंसल्ड लाइसेंस गिवन टू इट इन फ्यू स्टेट्स। अरे कोल माइनिंग बिजनेस में और ये माइनिंग का लाइसेंस कैंसिल कर दिया कुछ स्टेट्स में। अब लाइसेंस कैंसिल होने का मतलब है लाइसेंस का इंपेयरमेंट हो गया ना, गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन आ गया और वो लाइसेंस से इनकम जनरेट नहीं होगी। सो कभी कभी हुआ ये 31 मार्च X3 को, और ये 31 मार्च X3 को कैंसिलेशन के वजह से क्या हुआ? एज अ रिजल्ट Saturn Limited's revenue is estimated to get reduced by 30%. Saturn Limited की रेवेन्यू 30% से रिड्यूस हो गई। The adverse change in marketplace and regulatory conditions is an indicator of impairment. Definitely, अगर लीगल रिस्ट्रिक्शंस आ गया ऑन यूसेज ऑफ एन एसेट, लाइसेंस भी तो एक इंटेंजिबल एसेट है, लीगल रिस्ट्रिक्शन आ गया तो ये इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट है। As a result, Venus Limited has to estimate the recoverable amount of goodwill and the net assets of Saturn Limited on 31st March X3. Venus Limited uses straight line depreciation method. So ये जो tangible assets है ना 3,20,000 का एसेट, इस पे 2 साल का डेप्रिसिएशन आएगा स्ट्रेट लाइन मेथड से, 2 years डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। और यूजफुल लाइफ बताएंगे वो लोग। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 20 years विथ नो रेसिडुअल वैल्यू। सो 3,20,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 2 years कर देंगे। 3,20,000 आइडेंटिफाइबल एसेट्स है गुडविल के अलावा, डिवाइड बाई 20 इंटू 2, सो 32,000 रिड्यूस हो जाएगा। 3,20,000 में से 32,000 रिड्यूस हो जाएगा। 2 साल का डेप्रिसिएशन 32,000, और बैलेंस क्या बचेगा? 3,20,000 में से अगर 32 निकाल दो तो बैलेंस बचता है 2,88,000। सो 2,88,000 बैलेंस बचेगा एसेट का। साथ में गुडविल ऐड कर देंगे, गुडविल कितने का है? गुडविल 80,000 का है। ये रहा 80,000 का गुडविल है। सो कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग गुडविल 2,88,000, इसके साथ 88 ऐड कर दिया तो कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग गुडविल हो गया 3,68,000। बच्चों 3,68,000 इज द कैरिंग अमाउंट इंक्लूडिंग गुडविल। और आगे वो उनका रिकवरेबल अमाउंट के लिए क्या बोलते हैं? नो इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लोस कैन बी आइडेंटिफाइड। अभी लाइसेंस कैंसिल ही हो गया तो कैश इनफ्लोस कैसे आएगा? सो द एंटायर ऑपरेशन ऑफ सैटर्न लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड एज अ सीजीयू। सो अब इंडिविजुअल एसेट्स का किसी का भी कैश इनफ्लो नहीं है, तो जितने भी एसेट्स है सबको मिला के एक ग्रुप ऑफ एसेट्स बना लिया। पूरे ग्रुप का इंपेयरमेंट एक साथ देखेंगे। ड्यू टू रेगुलेटरी एंटेंगल इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो डिटरमाइन कर नहीं सकते, लेकिन इट्स वैल्यू इन यूज इज एस्टिमेटेड एट 2,12,000। अब हमको रिकवरेबल अमाउंट तो दोनों में से कोई भी एक मिल गया तो भी चलेगा। सो 2,12,000 इज अ रिकवरेबल अमाउंट। देखो 3,68,000 का एसेट है और 2,12,000 उसकी रिकवरेबल अमाउंट हो गई। तो 3,68,000 इसमें से 2,12,000 हटाएंगे तो 1,56,000 का इंपेयरमेंट लॉस है। और ये इंपेयरमेंट लॉस में गुडविल को पहले उड़ा देंगे। 80,000 का जो गुडविल है ना, पहले 80,000 का गुडविल का इंपेयरमेंट पहले निकल जाएगा, और गुडविल का इंपेयरमेंट निकलने के बाद 76,000 अदर एसेट्स के लिए
अदर एसेट्स जो कि 2,88,000 का था, 2,88,000 का था, उसमें से 76,000 इम्पेयरमेंट लॉस माइनस हो जाएगा. सो 2,88,000 माइनस 76,000 रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो गई 2,12,000. वैसे भी रिकवरेबल अमाउंट ही रिवाइज कैरिंग अमाउंट बनती है. ये लो 2,12,000 हो गया रिवाइज कैरिंग अमाउंट. लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, 31 मार्च 2000 X5, अभी हम लोग X3 पे थे, तो X3 X4 एंड X4 X5 और 2 साल के बाद X5, और 2 साल के बाद क्या हो गया ना, गवर्नमेंट ने वो लाइसेंस जो कैंसिल किया था उसको रीइंस्टेट कर दिया. गवर्नमेंट रीइंस्टेट द लाइसेंस, फिर से लाइसेंस को रीइंस्टेट कर दिया. नाउ द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स अ फेवरेबल चेंज इन द नेट कैश फ्लोज. अरे फिर से लाइसेंस अगर एक्टिव हो गया, जो उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया था रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, तो अब कैश इनफ्लोज आने चालू हो जाएंगे. दिस इज एन इंडिकेटर दैट इंपेयरमेंट लॉस मे हैव रिवर्स्ड. और अब रिकवरेबल अमाउंट क्या है, ये रीएस्टिमेट की, एंड वैल्यू इन यूज इज 3,04,000 एंड नेट सेलिंग प्राइस है 290. तो विच एवर इज हाइयर में 3,04,000 ले लेंगे, 3,04,000 लेंगे. लेकिन पहले ये 2,12,000 को 2 साल डेप्रिशिएट करेंगे. पहले 2 साल डेप्रिशिएट किया था 20 ईयर्स की लाइफ में. अभी जो बैलेंस है 18 ईयर्स बचा हुआ है ना, उसमें और 2 साल डेप्रिशिएट होगा. ये 2,12,000 और 2 साल डेप्रिशिएट होने के बाद जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू को 3,04,000 से कंपेयर करेंगे, टोटल एप्रिसिएशन निकालेंगे. एंड टोटल एप्रिसिएशन ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट, अगर इंपेयरमेंट लॉस नहीं हुआ होता, वहां तक का ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट हम लोग रीइंस्टेट कर देंगे, रेस्टोर कर देंगे. आई होप बाय रीडिंग इटसेल्फ यू हैव अंडरस्टूड. मैंने रीडिंग करते समय साथ में तुम लोगों को पूरे डिस्कशन में वैल्यूज भी एक्सप्लेन की है. यस एवरीबॉडी, is the entire case study clear to all of you? It mean in exam it may come as a case study question. MCQ में जो case study का क्वेश्चन होता है ना, वो क्वेश्चन इसी से तो बनता है. और क्या, सब्जेक्ट बराबर से आएगा तो अलग से कोई केस स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती. यू डोंट हैव टू डू केस स्टडी सेपरेटली. यस एवरीबॉडी, फॉलोड दिस. सबको समझा क्या नहीं? चलो वी कैन कंटिन्यू विद दिस. हम लोग शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15. फर्स्ट पार्ट, आप पहले इंपेयरमेंट लॉस, statement showing impairment loss, statement showing impairment loss और ये एलोकेबल गुडविल का केस है. एलोकेबल गुडविल का केस है क्योंकि जो एसेट खरीदा उसके साथ आया हुआ गुडविल है. कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च X3, X1 को परचेज किया था, X1 X2 X2 X3, और 3,20,000 का एसेट खरीदा था. उसमें से 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना है. टोटल लाइफ है 20 साल. So 3,20,000 is the cost minus 3,20,000 divided by 20 into 2. इससे हमको वैल्यू मिल गई थी, निकाल लिया था हमने 2,88,000.
We got the value 2,88,000. इसके साथ गुडविल ऐड करेंगे बिकॉज एलोकेबल गुडविल है. Goodwill. See, goodwill is related with single CGU and it is directly related with coal mine. कोई 2-3 CGU है ही नहीं ना मेरे पास. So plus goodwill 80,000 and this becomes 3,68,000. $3,68,000 carrying amount including goodwill. This is carrying amount including goodwill. Carrying amount including goodwill. Less recoverable amount और रिकवरेबल अमाउंट. अरे रिकवरेबल अमाउंट में अपने को 2,12,000 दिया था ये इधर. मैंने वर्किंग में भी लिखा हुआ है 2,12,000. 2,12,000 का रिकवरेबल अमाउंट है. ये जो रिकवरेबल अमाउंट है यही रिवाइज कैरिंग अमाउंट बन जाती है. So there is an impairment loss of 1,56,000. कैलकुलेटर हाथ में रखना, कैलकुलेट करते जाना, कहीं पे मिस्टेक नहीं हो जाए टोटलिंग में. लेकिन पहले इसमें से इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल होगा. लेस इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल. इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल है 80,000. गुडविल का पूरा इम्पेयरमेंट कर दिया. बैलेंस बच गया 76,000. दिस इज इम्पेयरमेंट ऑफ अदर एसेट्स. Impairment of other assets. Impairment of other assets के बाद अदर एसेट्स की रिवाइज कैरिंग अमाउंट के लिए इसको नंबर 1 कर दो. इम्पेयरमेंट को नंबर 2 एंड राइट हियर रिवाइज कैरिंग अमाउंट तो वही 2,12,000 ही आ जाएगा. 1 - 2 देख लो. 2,88,000 माइनस 76,000 करोगे ना तो वही आ जाएगा तुमको 2,12,000. बिकॉज रिकवरेबल अमाउंट ही हमारी रिवाइज कैरिंग अमाउंट होती है. और ये वाले प्रॉब्लम में गुडविल एलोकेबल क्यों है? क्योंकि सिंगल सीजी तो है. इस पे एक नोट लिख लो. ऊपर गुडविल पे एस्ट्रिक करना और नीचे एक नोट लिख लो. इन द गिवन केस in the given case goodwill is related with single CGU.
In the given case, goodwill is related with single CGU. So it is directly related with coal mine. So it is directly related with coal mine. It is a case of allocable goodwill. It is a case of allocable goodwill. चलो हो गया इम्पेयरमेंट. अभी हम लोग जाएंगे रिवर्सल पे. पार्ट 2 ऑफ द सॉल्यूशन, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. रिवर्सल में सबसे पहले बनाएंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ टोटल एप्रिसिएशन. देखो स्टेटमेंट ऑफ टोटल एप्रिसिएशन. स्टेटमेंट ऑफ टोटल एप्रिसिएशन, इसमें हम लोग रिवर्सल कभी हो रहा है और 2 साल के बाद. X3 में हम लोग ने इंपेयरमेंट किया था. X3, X4, X4, X5. सो अभी हम लोग कैरिंग अमाउंट निकालेंगे. कैरिंग अमाउंट रिवर्सल में टोटल एप्रिसिएशन में पहले कैरिंग अमाउंट. कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च X5. लास्ट जो हमारी कैरिंग अमाउंट थी वो ये थी 2,12,000. 2 साल डेप्रीशिएट होने के बाद अभी 2,12,000 इसमें से और 2 साल निकलेगा आउट ऑफ 18 ईयर्स, क्योंकि 20 में से 2 साल निकल गया. 2,12,000 डिवाइड बाई 18 इंटू 2 डिवाइड बाई 18 इंटू 2. So 2,12,000 divide by remaining life 18 years into 2 years. So ये depreciation minus होगा. Minus 2,12,000. So you get 1,88,444. और आज रिकवरेबल अमाउंट चेक करेंगे तो इससे ज्यादा है. रिकवरेबल अमाउंट अगर चेक करेंगे तो 3,04,000 लेंगे. वैल्यू इन यूज लेंगे वो ज्यादा है. सेलिंग प्राइस 290 है. सो रिकवरेबल अमाउंट इज 3,04,000. रिकवरेबल अमाउंट इज 3,04,000. तो यहां पे आ जाता है टोटल एप्रिसिएशन. टोटल एप्रिसिएशन plus 3,04,000, you get a difference of 1,15,556. This is the total appreciation. और ये जो टोटल एप्रिसिएशन है इसका हम लोग 2 डिवीजन करेंगे. टोटल एप्रिसिएशन का हम लोग 2 डिवीजन करेंगे.
Reversal of impairment loss. Reversal of impairment loss and balance. Reversal of impairment loss and balance. Yes, reversal of impairment loss and balance. लेकिन कितना रिवर्सल? अरे बैलेंस को तो इग्नोर करना है, अपने को मालूम है ये सीजीयू का केस है. बैलेंस विल बी इग्नोर्ड. रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट नहीं करना है, लेकिन कितना रिवर्सल होगा उसके लिए पॉइंट नंबर बी. एज पर इंडिया 36, as per India's 36 reversal of impairment loss. As per India's 36 reversal of impairment loss. Reversal of impairment loss cannot exceed. Reversal of impairment loss cannot exceed original carrying amount. Cannot exceed original carrying amount. So the maximum reversal allowed will be the maximum reversal allowed will be original carrying amount without impairment loss. ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट अगर इंपेयरमेंट लॉस नहीं हुआ होता तो ये एसेट 3,20,000 का था ओरिजिनल, और इसमें से 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. 3,20,000 माइनस 3,20,000 डिवाइड बाय 20 years into 4. So 3,20,000 लाइफ इज 20 years into 4. सो आज 3,20,000 में से 64 माइनस होके ये बचता 2,56,000. सो अगर इंपेयरमेंट नहीं आया होता तो 3,20,000 4 साल डेप्रिशिएट होके ओरिजिनली 256 पे अपीयर होता. लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैरिंग अमाउंट है ये, दिस इज ड्यू टू इंपेयरमेंट लॉस. कैरिंग अमाउंट ड्यू टू इंपेयरमेंट लॉस 188,444. सो हम लोग 188,444 से इंक्रीज करके 2,56,000 बना सकते हैं. 67,556 का रिवर्सल अलाउड है. 67,556 reversal. This is the maximum reversal allowed.
This is the maximum reversal allowed, 67,556 out of 1,15,556. So 48,000 को अपने को इग्नोर करना पड़ेगा. रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट नहीं करेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर है. कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट नहीं करना. सो रिवाइज कैरिंग अमाउंट 2,56,000 ही आ जाएगी. पॉइंट नंबर सी, कोई एलोकेशन की जरूरत ही नहीं, एक ही आइटम है ना. सो इंक्रीज करके ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट हम लोग रेस्टोर कर देंगे. सो रिवाइज कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवर्सल $2,56,000, ये 67,556 ऐड हो जाएगा. और एज्यूम कर लेते हैं ना, कॉस्ट मॉडल फॉलो किया. 1,88,444 था वैल्यू, इसके साथ 67,556. अगर 2-3 सीजी होता ना तो कॉलम्स बनाते जैसे हमने पहले बनाया. एज्यूम कर लो ना कॉस्ट मॉडल, जाने दो ना. क्लियर, इंस्टीट्यूट कोई नोट नहीं लिखता है, बट हम नोट लिख देंगे. इट इज assumed that company follows cost model. It is assumed that company follows cost model. So revaluation reserves will not be recognized. So revaluation reserves will not be recognized. Full stop. Out of total appreciation, total appreciation है 1 lakh. Total appreciation ये 1,15,556. Out of total appreciation, rupees 67,556 is recognized as reversal of impairment loss. Is recognized as reversal of impairment loss, and balance rupees 48,000 will be ignored. Balance rupees 48,000 will be ignored. So हमारे तरफ से हम लोग ने कंप्लीट क्लैरिटी दे दी. अपने तरफ से क्लैरिटी है कि हम लोग कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं. वी आर फॉलोइंग कॉस्ट मॉडल. चलो, दिस इज डन.
दिस इज डन. सो अपना गुडविल का एलोकेबल अनएलोकेबल दोनों केस कंप्लीट हो जाता है. गुडविल कैन बी आइदर एलोकेबल और अनएलोकेबल. अगर अनएलोकेबल है तो सेपरेट कॉलम रखेंगे, और अगर एलोकेबल है तो एलोकेट करेंगे. एलोकेबल है तो एलोकेट कर देंगे. और दोनों केस में इंपेयरमेंट लॉस, अगर अनएलोकेबल है तो टोटल गुडविल पूरा एक साथ इंपेयरमेंट पहले उसका लॉस बुक होगा. लेकिन अगर एलोकेबल है तो जो सीजीयू को एलोकेट हुआ है वो अपने इंपेयरमेंट लॉस में से पहले अपना पूरा गुडविल राइट ऑफ करेगा, फिर अदर एसेट्स का इंपेयरमेंट लॉस बुक करेगा. कोई भी सीजीयू दूसरे सीजीयू का गुडविल राइट ऑफ करने को नहीं जा सकता. चलो, दिस इज डन फ्रॉम माय साइड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. दैट वाज आवर कॉन्सेप्ट नंबर 4. अब इसके बाद में ना अपना आएगा कॉन्सेप्ट नंबर 5. कॉन्सेप्ट नंबर 5 है कॉर्पोरेट एसेट्स का. दिस कॉन्सेप्ट नंबर 5 इज ऑफ कॉर्पोरेट एसेट्स. और ये जो कॉर्पोरेट एसेट्स है ये अपना यूनिट 2 का लास्ट पार्ट है. दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ यूनिट 2. व्हाट इज यूनिट 2? व्हाट इज यूनिट 2 का लास्ट पार्ट? तुमको देखो, शुरू में जब ये स्टैंडर्ड हमने स्टार्ट किया था तो मैंने 2 यूनिट करवाए थे. इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स. यूनिट 1 वाज इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स जो हम लोग कर चुके थे, और अब हम लोग कर रहे हैं इम्पेयरमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट्स. सो ये ग्रुप ऑफ एसेट्स का लास्ट पार्ट है कॉर्पोरेट एसेट्स. एक बार ये कंप्लीट हो गया ना तो यूनिट 1 यूनिट 2 इज ओवर. फिर हम लोग चले जाएंगे अदर इश्यूज पे. अदर इश्यूज में 3 इश्यूज है, वो 3 इश्यूज से डील करेंगे एंड द स्टैंडर्ड इज ओवर. उसके बाद में अपने पास कुछ बचता नहीं है. दिस स्टैंडर्ड इज ओवर. और उसके बाद में वो तुम्हारा सेल्फ स्टडी क्वेश्चन. फिर सेल्फ स्टडी क्वेश्चन के बाद में हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, आफ्टर सेल्फ स्टडी क्वेश्चन वी डू आईसीआई मॉड्यूल. वो सब तुमको करने होते हैं, दैट आई विल बी अपलोडिंग. सो ये आगे बढ़ जाओ. और यहां से तुम्हारा शुरू हो जाएगा, यहां से तुम्हारा लेक्चर नंबर, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर नंबर, दैट इज लेक्चर नंबर 5. ये लेक्चर नंबर 4 चल रहा था आज अपना. जैसे रिकॉर्डेड क्लास होते हैं ना वैसे मैं लेक्चर नंबर्स लिखा था और कुछ नहीं. थोड़े लाइव क्लास में हम लोग आगे चले जाते हैं लेकिन मैं ऊपर लिखवाता रहता हूँ. कॉन्सेप्ट नंबर 5. Concept number 5, you will write corporate assets. Concept number 5, corporate assets. Now this is again a very, very important concept. What do you mean by exactly what do you mean by this corporate assets? देखो, तुम्हारी कंपनी है और तुम्हारे कंपनी में अलग अलग जगह पे तुम्हारे ब्रांचेस है, अलग अलग लोकेशन पे ब्रांचेस है, लेकिन एक हेड ऑफिस तो होगा, एक हेड ऑफिस की बिल्डिंग तो होगी. मैं अलग अलग ब्रांचेस से गुड्स सेल कर रहा हूँ, वहां पे मेरे कैश इनफ्लोज है, लेकिन हेड ऑफिस की जो बिल्डिंग है, हेड ऑफिस में तो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है. हेड ऑफिस में हम लोग खाली एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं. सो हेड ऑफिस में कोई सेपरेट कैश इनफ्लोज नहीं है. एज वेल एज एक मेरे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होगा जहां पे सिर्फ रिसर्च का काम चलता है. हेड ऑफिस की बिल्डिंग देख लो जहां पे कोई कैश इनफ्लोज नहीं है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है मेरा. रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो मेरी बिल्डिंग है उसके सारे रिलेटेड एसेट्स है, वहां पे कोई कैश इनफ्लो नहीं है, वहां पे कोई कैश इनफ्लो नहीं है. लेकिन तुम देखो ना, एचओ बिल्डिंग हो, सारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो रहा है. इट डज नॉट डायरेक्टली जनरेट एनी कैश फ्लो, सो इट्स वैल्यू इन यूज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. लेकिन तुम बताओ, विदाउट एचओ बिल्डिंग कैन बिजनेस बी रन? विदाउट हेड ऑफिस बिल्डिंग, विदाउट कंट्रोलिंग सेंटर, बिजनेस कैन नॉट बी रन. So like goodwill, it does not generate, this corporate building, corporate asset does not generate
सेपरेट कैश फ्लो डायरेक्टली, बट वो दूसरे दूसरे एसेट्स को कैश फ्लो जनरेट करने में हेल्प करते हैं. सो कॉर्पोरेट एसेट्स का मतलब है कंपनीज एसेट्स, कंपनी के एसेट्स, दैट इज एसेट, एसेट एज अ होल, नॉट अ पर्टिकुलर सीजीयू. मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के बारे में अगर बोलूं तो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन किया, 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हमने, बट इट डज नॉट, अरे ये जो 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है ना, इट डज नॉट सपोर्ट एनी सीजीयूज इन इन जनरेटिंग कैश फ्लोज. डायरेक्टली कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई भी सीजीयू को कैश इनफ्लो जनरेट करने में हेल्प नहीं कर रही है. लेकिन एक बार रिसर्च कंप्लीट हो गई तो सोचो, वंस द रिसर्च इज कंप्लीट, रिसर्च इज सक्सेसफुल, तो पैसे ही पैसे. वी कैन प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट एंड सेल इट. सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बिल्डिंग भी जो है ना, वो भी कॉर्पोरेट एसेट्स के तरह ही है. वो भी कॉर्पोरेट एसेट्स के तरह ही है, कोई सेपरेट कैश इनफ्लो जनरेट नहीं करती है. लेकिन वहां से की हुई रिसर्च सक्सेसफुल होने के बाद सारे एसेट्स को उसका बेनिफिट मिलता है. सो इफ एनी एसेट डज नॉट जनरेट कैश फ्लोज डायरेक्टली, बट इट हेल्प्स अदर सीजीयूज, अदर ग्रुप ऑफ एसेट्स को वो हेल्प करता है टू जनरेट कैश फ्लोज, तो वैसे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट एसेट्स. और कॉर्पोरेट एसेट्स के केस में भी तुमको दो चीज देखने को मिलेगी, एलोकेबल एंड अनएलोकेबल. जैसे गुडविल में दो था ना, वैसे यहां पे भी दो केस देखने को मिलेंगे, एलोकेबल और अनएलोकेबल. तो यहां पे कैसे अकाउंटिंग करनी है एलोकेबल अनएलोकेबल की, वो तो एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा. अगर कॉर्पोरेट एसेट्स का बेनिफिट एलोकेबल है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, और अगर अनएलोकेबल है, ठीक है बेनिफिट तो है लेकिन एग्जैक्टली आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मच, व्हाट इज द अमाउंट, आई कैन नॉट क्वांटिफाई, तो अनएलोकेबल के केस में उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो तो हम लोग एग्जाम्पल करके सीख ही लेंगे, एग्जाम्पल करके सीख लेंगे. देखो कितना सारा चीज कवर हो रहा है. इंपेयरमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोगों का क्या जबरदस्त कवरेज कर रहे हैं हम लोग, कितना जबरदस्त कवरेज कर रहे हैं हम लोग. लेकिन सिंपल, कंपनीज एक्चुअली इतना काम करती होगी क्या टू चेक द इंपेयरमेंट? प्रैक्टिकली कोई कंपनी नहीं करता है, प्रैक्टिकली आंसर इज नो. हम लोग कितना डिटेल में पढ़ रहे हैं इंपेयरमेंट के स्टैंडर्ड को, प्रैक्टिकल काम में कोई इतना इंपेयरमेंट चेक ही नहीं करता है. बट फॉर एग्जाम पर्पज दिस इज इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एग्जाम पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वी हैव टू डू इट, करना ही पड़ेगा. इसलिए हम लोग इतना डिटेल में कर रहे हैं विदाउट लिविंग एनीथिंग. चलो नोट्स लिखेंगे इस पे. वी विल राइट नोट्स ऑन कॉर्पोरेट एसेट्स. यस एवरीबॉडी, आर यू ऑल फॉलोइंग दिस? काफी आगे तक आ गए हम लोग ये स्टैंडर्ड में, वो डिटेल में पहुंच गए अभी तक. पूरे इंडिविजुअल एसेट्स का कवरेज कर लिया, और सीजीयू में भी अभी ये लास्ट पॉइंट चल रहा है अपना. कॉर्पोरेट एसेट सीजीयू का भी लास्ट पार्ट है. लिखो कॉर्पोरेट एसेट्स दैट इज एचओ बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, इस टाइप के कोई भी एसेट्स. एंड राइट बिलो दिस, as per the provisions of India's 36, as per the provisions of India's 36,
As per the provisions of India's 36, companies should test companies should test impairment for corporate assets also. Companies should test impairment for corporate assets also. Corporate assets Corporate assets are those assets which do not generate corporate assets are those assets which do not generate cash flow directly, but these assets are necessary to obtain cash flow. But these assets are necessary to obtain cash flow. But these assets, see, corporate assets do not generate cash flow directly, but these assets are necessary to obtain cash flow from other assets. Other assets and CGUs. There may be two cases. There may be two cases to test impairment of There may be two cases to test impairment of corporate assets, which are as follows. Which are as follows. Number one, corporate assets can be allocated over other assets. Corporate assets can be allocated over other assets. And number two, corporate assets cannot be allocated corporate assets cannot be allocated over other assets.
सो ये लो, कॉर्पोरेट एसेट्स का हम लोग ने कंप्लीट कॉन्सेप्ट का पॉइंट लिख लिया। एचओ बिल्डिंग, रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर्स, ये कॉर्पोरेट एसेट्स है। वो डायरेक्टली कोई कैश इनफ्लोज जनरेट नहीं करते, बट दूसरे एसेट्स और दूसरे ग्रुप ऑफ एसेट्स को कैश इनफ्लो जनरेट करने में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे अपने को दो केस देखने को मिलेगा, दैट इज इफ इट इज एलोकेबल एंड इफ इट इज अनएलोकेबल। एलोकेबल किस तरीके से डील होगा, अनएलोकेबल कैसे डील होगा, ये अपन एग्जाम्पल करेंगे। आई विल गिव माय एग्जांपल्स और वो एग्जाम्पल से हम लोग करेंगे। देखो एग्जाम्पल, पहला केस है कॉर्पोरेट एसेट्स कैन बी एलोकेटेड इफ एलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एसेट इज पॉसिबल। ऊपर जो लिखा है वही ऑर्डर में, नंबर 1 यही, if allocation of corporate asset is possible. If allocation of corporate assets is possible, देखो एग्जाम्पल, कॉर्पोरेट बिल्डिंग है 10 lakhs, corporate building is of 10 lakhs, इससे रिलेटेड सीजीओ है, दो सीजीओ है, सीजीओ ए एंड सीजीओ बी। कैरिंग अमाउंट carrying amount 50 lakhs and 75 lakhs. Recoverable amount recoverable amount 40 lakhs and 60 lakhs. $40 lakhs and 60 lakhs. Calculate revised carrying amount of CGU A and B. Calculate revised carrying amount of CGU A and B as well as corporate building जो कॉर्पोरेट एसेट्स है उसका भी रिवाइज कैरिंग अमाउंट चाहिए। एज्यूमिंग लाइफ ऑफ सीजीयू ए एंड बी इज सेम। assume life of CGU A and B assume CGU A and B's लाइफ सेम, दोनों की लाइफ सेम है। चलो क्वेश्चन अपना लिख के रेडी है, वी हैव डन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना तैयार है। दिस क्वेश्चन इज रेडी। बच्चों मैं यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करूंगा एंड आई विल टेक योर क्लास अगेन एट 2 o'clock।
संडे का थोड़ा सा मेरे लिए टाइम रखा करो. 2 o'clock I will take. I want to complete this corporate assets also today itself. मैं कम से कम 2 घंटा 2 बजे मैं चालू करूंगा. 2 to 4 I will take. You have sufficient time in between. और ये कॉर्पोरेट एसेट्स भी हम लोग एलोकेबल अनएलोकेबल वी विल कंप्लीट दिस कॉर्पोरेट एसेट टुडे. फिर अदर इश्यूज बचेगा जो कल मंडे एक एक्स्ट्रा लेक्चर में ले रहा हूँ. कल के क्लास में हो जाएगा. अदर वो जो कॉर्पोरेट एसेट्स है, कॉर्पोरेट एसेट्स नहीं, अदर इश्यूज विल बी डन सो दैट दिस स्टैंडर्ड इज ओवर एंड वी कैन शिफ्ट टू अदर स्टैंडर्ड. और तुम लोग तुम्हारा काम शुरू कर दोगे. फिर आईसीआई क्वेश्चंस है, सेल्फ स्टडी क्वेश्चंस है, वो तुम लोग करना चालू कर दो. So I'll stop it here and we will start again at 2 o'clock. Chalo, bye bye. You all can leave and join again at 2 o'clock.